गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इस हफ्ते की पहले क्लास में आज हम ब्रिटिश संसद की शक्तियों और दोनों सदनों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो मैं आपको संक्षेप में बता सकता हूँ कि ब्रिटिश संसद जो है वो मातृ संसद कही जाती है या संसदों की जननी कही जाती है और ब्रिटिश संविधान मातृ संविधान के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रथम आदर्श संसद का गठन जो है वो 1295 ईस्वी में हुआ था, जब कर प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए संसद को आहूत किया गया था। तो उस समय 3 वर्ग और 3 सदनों की बात जो थी वो चली थी, लेकिन सामंत और उच्च धर्माधिकारी जो थे वो एक हो गए और इसके अलावा नगरों के प्रतिनिधि जो थे वो एक तरफ रहे और कुल मिलाकर यह संयोग था कि ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन हुआ और उसी का अनुकरण दुनिया के देशों ने किया है। और ब्रिटिश संसद जो है हमने देखा था कि जब तक सम्राट की चलती थी ब्रिटेन में, तब तक क्या होता था कि संसद की शक्तियां जो थी वो शून्य हुआ करती थी। एक समय ऐसा भी था कि जब ब्रिटेन का सम्राट जो था वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता किया करता था। इसके अलावा हमने ये देखा कि संयोगवश जब ब्रिटेन के हैनोवर वंश के सम्राटों ने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया, तो प्रधानमंत्रीय शासन या मंत्रिमंडलीय पद्धति का विकास हुआ और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था जो थी वो तब से लेकर विकसित होती रही और आज अपने आधुनिकतम रूप में हमें दिखाई देती है। और इसके अलावा कालांतर में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में, तो उससे पहले हमने क्या देखा था कि संसद की जो शक्तियां थी, हमने देखा कि वो शक्तियां सम्राट के पास हुआ करती थी, लेकिन जब 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई और ब्रिटेन के सम्राट ने अपनी शक्तियों को स्वैच्छिक आधार पर संसद को सौंप दिया, तो संसद की शक्तियों का जन्म हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो संसदीय मार्ग में से हट गई बीच में से। मतलब राजा ने खुद से अपनी इच्छा से अपनी शक्तियों को संसद को दे दिया और तब उस समय जो लाट सभा थी वो शक्तिशाली हुआ करती थी। लेकिन 1911 और 1949 के अधिनियमों से लोक सदन जो था वो शक्तिशाली सदन के रूप में उभरा और संसद की शक्तियों का मतलब या संसद की संप्रभुता का मतलब लोक सदन की प्रभुसत्ता से लिया जाता है या लोक सदन की शक्तियों से लिया जाता है। और डिज़रायली ने तो यहाँ तक कहा था कि लोक सदन की शक्तियाँ प्रकम्पित करने वाली शक्तियाँ या प्रकम्पित करने वाली शक्तियों की श्रेणी में लोक सदन की शक्तियों को रखा जा सकता है। तो भारत में भी हम संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत के संबंध में हमने जो चीजें देखी थी उसमें थोड़ा सा फर्क हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ब्रिटेन की जो लाट सभा है वो भारत की राज्यसभा की तुलना में भी बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन चूंकि संसदीय व्यवस्था है और वहाँ नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। और दूसरा ये है कि व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक होना बेहतर है बजाय कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के। चाहे राज्यसभा की शक्तियां कुछ भी ना रही हो, लेकिन कम से कम लोक सदन की शक्तियों को वो नियंत्रित करने वाली स्थिति में रहती है। वो कानून जो पारित करती है लोक सदन, उसमें कम से कम सुधार के लिए सुझाव देती है और लोक सदन के जो सदस्य होते हैं उनके विभिन्न विषयों पर दृष्टिकोणों को बदलने का प्रयास करती है। ये भी बात सही है ब्रिटेन के संबंध में कि लाट सभा में जो उपस्थिति होती है सदस्यों की वो बहुत कम होती है, गणपूर्ति 3 ही सदस्यों से होती है। हालांकि विधेयकों की जब पारितीकरण की प्रक्रिया होती है तो विधेयकों की संख्या होती है, विधायकों की संख्या या संसद सदस्यों की जो संख्या होती है लाट सभा में वो कम से कम 30 होनी चाहिए, तभी लाट सभा किसी विधेयक को पारित कर सकती है। मतलब 30 सांसद या 30 पीयर जब लाट सभा में उपस्थित होंगे तभी किसी विधेयक को पारित किया जाएगा, लेकिन 3 पीयरों की उपस्थिति मात्र से ही लाट सभा की कार्यवाही चल सकेगी। ये भी मैं बता चुका था आपको कि लाट सभा अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है। आयरलैंड और ब्रिटेन के संबंध में उसको ये शक्तियां प्राप्त है और सिद्धांत और व्यवहार में हमें ये अंतर दिखाई देता है कि सिद्धांततः ब्रिटेन में हमें क्या दिखाई देती है, शक्तियों का पृथक्करण दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में शक्तियों का पृथक्करण हमें वहां देखने को नहीं मिलता, क्योंकि व्यवस्थापिका
का जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा वही न्यायपालिका के रूप में या अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि ब्रिटिश संसद की शक्तियां और दोनों सदनों के परस्पर संबंधों के बारे में। तो सबसे पहले है विधायी शक्तियां। जैसे भारत में होता है वैसे ही इंग्लैंड में भी होता है कि साधारण विधेयक जो होता है वो अपने आप में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड में लॉर्ड सभा में भी क्या रखे गए, साधारण विधेयक रखे गए, लेकिन अमूमन महत्वपूर्ण विषयों पर जो विधेयक होते हैं जो सरकार के सदस्यों द्वारा अमूमन पेश किए जाते हैं वो लोक सदन में या कॉमन सभा में या साधारण सभा में ही रखे जाते हैं। और इसके संबंध में लॉर्ड सभा की शक्ति सिर्फ इतनी सी है कि वो साधारण विधेयक पर 1 वर्ष का विलंब कर सकती है। लॉर्ड सभा अपनी तरफ से परिवर्तन के लिए, संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन सुझावों को मानना या ना मानना लोक सदन या कॉमन सभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। एक बार लोक सदन किसी विधेयक को पारित करके जब लॉर्ड सभा को भेजती है तो लॉर्ड सभा उसके ऊपर अपनी स्वीकृति नहीं भी देती है या उसमें कुछ संशोधनों का सुझाव देती है और सुझावों सहित दोबारा से लोक सदन को पेश कर देती है। और लोक सदन दोबारा से जिस रूप में उसने विधेयक को पारित किया था उसी रूप में पारित करके उन संशोधनों को माने बिना लॉर्ड सभा को भेज देता है। और उस ड्यूरेशन में अगर 1 वर्ष का समय निकल जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मानकर सम्राट के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। तो साधारण विधेयक के संबंध में उसके पास में केवल कितनी विलंब की शक्ति है, विलंब का निषेधाधिकार लॉर्ड सभा को प्राप्त है, इसके अलावा उसके पास में कोई और शक्ति नहीं है। फिर दूसरी बात कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में सरकार के जो सदस्य होते हैं उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, पूरक प्रश्न पूछ सकता है, कटौती प्रस्ताव ला सकता है, निंदा प्रस्ताव ला सकता है, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोक सदन क्या करता है, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को नियंत्रित करता है। लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो केवल लोक सदन पारित करवा सकता है। लॉर्ड सभा के पास में मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की शक्ति नहीं होती, बाकी वह प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, निंदा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार रखती है। तो कार्यपालिका शक्तियां भी उसकी प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, निंदा प्रस्ताव आदि पारित करने तक सीमित है। जो वास्तविक शक्ति है कि वो क्या नहीं कर सकती, अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती मंत्रिमंडल के विरुद्ध और उसे पदच्युत नहीं कर सकती। जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो लॉर्ड सभा के पास में नहीं होती। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है कि एक बार और विचार विमर्श उस विधेयक के ऊपर हो जाता है, यह किसी भी कानून के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई भी तत्व जो है या कोई भी पंक्ति जो है या कोई भी अंश जो है कानून का बिना विचार विमर्श के पारित नहीं होना चाहिए या उस कानून के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार से सुधार हो जाता है उस कानून का। हो सकता है कि लोक सदन उस बात को मान भी ले, हो सकता है वो नहीं भी माने या उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कई बार ऐसे अमूल्य सुझाव लॉर्ड सभा के द्वारा दिए गए हैं लोक सदन को जिससे साधारण विधेयक का स्वरूप ही बदल गया। तो कुछ ना कुछ शक्ति अवश्य होती है, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, ये बात हम यहाँ कह सकते हैं। या न्यायिक शक्तियों के रूप में लॉर्ड सभा के पास में शक्ति है कि वो ब्रिटेन और आयरलैंड के संबंध में अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है। कानूनी लाडों की संख्या 9 होती है और उसमें से 4 कानूनी लाडों के द्वारा गणपूर्ति होती है। जब अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा काम कर रही होती है तो 4 कानूनी लाडों से क्या होती है, लॉर्ड सभा की गणपूर्ति हो जाती है। तो उसको यहाँ पर क्या है, लॉर्ड सभा को न्यायिक शक्तियां जो है वो भी प्राप्त है। अब अगर वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्त विधेयक जो होता है वो केवल लोक सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक तो दोनों सदनों में प्रस्तावित हो सकता था, लेकिन वित्त विधेयक जो है वो केवल लोक सदन में प्रस्तावित हो सकता है। और लॉर्ड सभा अपनी तरफ से कोई सुझाव दे या कोई संशोधन की बात करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन 1 महीने का विलंब वो ज्यादा से ज्यादा इसमें कर सकती है। भारत की राज्यसभा के पास में तो कुछ शक्तियां होती है, 14 दिन का समय होता है उसके पास में, लेकिन उसकी वित्त विधेयक के संबंध में जो शक्ति होती है वो लॉर्ड सभा की तुलना में बेहतर होती है। तो यहाँ पर लॉर्ड सभा क्या कर सकती है, 1 महीने का विलंब कर सकती है। इसी तरीके से संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी साधारण विधेयक के संबंध में जो विलंब का निषेधाधिकार प्राप्त है कि वो 1 वर्ष का विलंब कर सकती है, उसी तरह की स्थिति लॉर्ड सभा की ब्रिटेन में पाई जाती है।
तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि लाट सभा की शक्तियां जो है वो निम्नतर है। लाट सभा उच्च सदन है। लाट सभा को कुलीनों की सभा कहा जाता है। अगर शक्तियां ब्रिटेन में संसद के किसी सदन के पास में है तो वह है लोक सदन या कॉमन सभा। और दूसरा ये भी है कि उच्च धर्माधिकारी होते हैं, पादरी होते हैं, सामंत होते हैं, आजीवन पीयर होते हैं, है ना, और आजीवन पीयर होते हैं या पैतृक पीयर होते हैं। वो साधारण जनता से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनमें कम ही रुचि लेते हैं, उनमें सदन में उनकी उपस्थिति भी कम होती है, तो उनका महत्व जो है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन दो सदन होना एक सदन की तुलना में अधिक बेहतर है। अधिक अच्छी तरीके से दोनों सदनों में किसी भी विषय पर विचार विमर्श जो है वो किया जा सकता है। और इसमें एक बात और भी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें 4 जो सदस्य होते हैं वो लॉर्ड सभा में से लिए जाते हैं। लॉर्ड चांसलर जो होता है, जो पहले लॉर्ड सभा का सभापतित्व करता था, वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि लॉर्ड सभा के पास में शक्तियां नहीं है, तो सारी शक्तियां लोक सदन के पास में। हाँ, यह सही जरूर है कि झुकाव शक्तियों का पूरी तरीके से किसकी तरफ है, इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है, लोक सदन या कॉमन सभा, उसी की तरफ है। और ब्रिटेन की संसद की प्रभुसत्ता का मतलब लोक सदन की प्रभुसत्ता से लिया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अगर दोनों सदनों के संबंधों की बात करें तो दोनों सदनों के संबंध के रूप में हम कह सकते हैं कि भाई साधारण विधेयक के संबंध में क्या स्थिति है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में क्या स्थिति है, इसके अलावा वित्तीय विधेयक के संबंध में क्या स्थिति है, कौन सी न्यायिक स्थिति जो है वो दोनों सदनों की है। इस रूप में ही हम क्या देखते हैं, दोनों सदनों के संबंध देखते हैं। और हमने देखा कि कॉमन सभा के पास में ही मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का अधिकार होता है और उसके लॉर्ड सभा के पास में यह अधिकार नहीं होता है। तो पूरी तरीके से शक्तियां जो है वो संसद की जो शक्तियां होती हैं वो लोक सदन या कॉमन सभा की शक्तियां होती हैं। और डिज़राइली का यह कथन बिल्कुल सही है कि लोक सदन या कॉमन सभा की शक्तियां प्रकंपित करने वाली शक्तियां हैं। और दूसरी बात यह कि संसद की शक्तियां कॉमन सभा की शक्तियां हैं और ब्रिटिश संसद या लोक सदन सब कुछ कर सकती है सिवाय इसके कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती है। तो आज हमने देखा ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के संबंध और ब्रिटिश संसद की शक्तियां या कॉमन सभा और लॉर्ड सभा की शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने आज अध्ययन किया।